हाय एवरीवन, आई एम सी ए रौनक जैन फ्रॉम वेलसेन.com। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब एक एनआरआई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है इन इंडिया तो उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होगा, और अगर टैक्सेशन है मतलब टैक्स लग रहा है तो उसको सेव कैसे करना है। प्रोबेबली ये वाला टॉपिक हम 3 या 4 सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, और इसको और इजी करने के लिए अगेन हम इसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही लेकर आए हैं। सो आप जब भी ये वीडियो देखें तो आप इसके सारे पार्ट्स अगर देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स है रिलेटेड टू एन एनआरआई सेलिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इज़ देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन एनआरआई? इट मीन्स कि एक एनआरआई को अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है इन इंडिया वो सेल करनी है तो इज़ देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? तो प्राइमा फेसी आंसर इज़ नो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्म हाउस है या प्लांटेशन लैंड है तो उस केस में आप अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है आपको तो डेफिनेटली आप ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। फर्दर सेल तो कर सकते हैं, लेकिन आपका बायर एनआरआई नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आपका कोई भी लैंड है, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, कमर्शियल है, कुछ भी है, आप सेल कर सकते हैं। बस ये एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस या प्लांटेशन लैंड नहीं होनी चाहिए, और अगर ये इनहेरिट हुई है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भी आप सेल करेंगे तो बायर आपका एनआरआई नहीं होना चाहिए। बाकी एज सच देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन ईजीली सेल योर प्रॉपर्टी इन इंडिया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप लैंड को तो प्रॉपर्टी को तो सेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोग पूछते हैं, why rate of TDS on sale of property by an NRI is so high in comparison to a resident of India? तो बहुत लॉजिकल है इसका आंसर कि क्यों NRIs के ऊपर रेट ऑफ TDS बहुत ज़्यादा लगाई हुई है इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जनरली इट इज़ 20% प्लस सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। इसका रीज़न ये है कि अगर एक एनआरआई प्रॉपर्टी सेल करके चला गया और उसने रिटर्न फाइल नहीं की तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेस दैट पर्सन। इसलिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लिया है कि रेट ऑफ टीडीएस ज़्यादा कर दो। अगर किसी का एक्चुअल में टीडीएस डिडक्शन ज़्यादा हो गया है तो वो रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकता है, बट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, क्योंकि टीडीएस आपका डिडक्शन हुआ है तो रिटर्न फाइल भी आपको ही करना है। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई रेट ऑफ टीडीएस इज़ हायर इन योर केस इन कंपैरिजन टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इट्स 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टीडीएस तो लग चुका है बहुत ज़्यादा, तो क्वेश्चन आता है कि क्यों इतना सारा है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। सो क्वेश्चन इज़ देयर एनी वे बाय विच वी कैन रिड्यूस और लोअर रेट ऑफ TDS? येस, वी कैन डू बाय फाइलिंग फॉर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको अपने जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13 के थ्रू लोअर डिडक्शन के लिए एप्लीकेशन करनी है, जहाँ पे बहुत सारे आपके अदर डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स, कॉम्पिटिशन सब चीज़ें जाएंगी। अगर उन्हें सूटेबल लगता है तो वो आपकी रेट जो अभी 20% है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली 30 to 40 डेज़ का टाइम लगता है, और अगर सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली दिया गया है तो आपको 30 डेज़ के अंदर लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन लोअर और रिड्यूस योर रेट ऑफ TDS। अदरवाइज वो जो स्टैंडर्ड रेट है उसी के ऊपर डिडक्शन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS? Definitely your TDS will be deducted by your buyer
but it is your responsibility to disclose him all the information related to your residential status. अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस उनको डिस्क्लोज नहीं किया, इट मीन्स आपने नहीं बताया कि आप NRI हैं, और उन्होंने जो रेजिडेंट के केस में जो कंप्लायंस करने पड़ते हैं वो कर दिए हैं, तो ये पूरा ट्रांजेक्शन विल बी ए डिफ़ॉल्ट. मतलब आपके बायर के ऊपर कंप्लायंसेस वापस से आ सकते हैं. अगेन बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू मेक इट करेक्ट. तो बायर के फ्रंट पे भी बायर को कॉशियसली देख लेना चाहिए कि सेलर का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. उसके बाद में जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है अकॉर्डिंगली TDS अप्लाई करके कंप्लायंस कर लेना चाहिए. द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लिमिट अबव विच TDS इज़ अप्लीकेबल. इट्स वेरी जनरल क्वेश्चन. आता भी इसलिए है क्योंकि रेजिडेंट्स जो हैं उनके केस में देयर इज़ अ लिमिट. सो अगर आप देखेंगे कि अगर एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें TDS डिडक्ट करना पड़ता है 1%. एंड बहुत सीमलेस प्रोसेस है. 26QB फाइल करके ईजीली वो कंप्लायंस कंप्लीट हो जाता है. लेकिन जब हम नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं, तो नॉन रेजिडेंट के केस में जहाँ पे भी TDS की बात होती है तो सेक्शन 195 इज़ एप्लीकेबल. एंड सेक्शन 195 क्लियरली सेज एनी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड टू नॉन रेजिडेंट इज़ लायबल फॉर TDS. मतलब यहाँ पे कोई भी लोअर और अपर लिमिट नहीं है. आप 10 लाख रुपए का भी प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं या 10 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी भी बेचते हैं, TDS विल बी अप्लीकेबल इन बोथ द केसेस. मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसी लोअर लिमिट या अपर लिमिट नहीं है जिसके बाद में आपको TDS का डिडक्शन कर रहा है. NRI है, सिंपल रूल है कि कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन, कितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन अगर होता है, सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगी और TDS काटना पड़ेगा. मतलब आप अगर NRI हैं तो आपका TDS डिडक्शन होगा, कोई लिमिट्स नहीं है. I hope this is clear. In next part we will discuss about deduction. It means कि अगर ये टैक्सेस लग रहे हैं, TDS लग रहा है, तो इसे सेव कैसे करना है वो हम आने वाले पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा. आप लगातार देखते रहिए पार्ट 2 पार्ट 3, तो आपको और भी डाउट्स जो रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट सेलिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया वो क्लियर हो जाएंगे. Thank you so much.